क्लास 10th के संस्कृत के इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस क्रम में आपके संस्कृत विषय के पूरे 100% सिलेबस हम लोग इस सीरीज में पूरा कवर करेंगे। पहले हम लोग पूरे हिंदी अर्थ को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सिलेबस वगैरह का भी जानकारी मैंने दिया था कि अगर इस बुक का आप हिंदी अर्थ पूरे चैप्टर का सिर्फ हिंदी में समझे हैं तो यहाँ से सीधे सीधे 40 से 45 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 16 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका उत्तर आपको बिल्कुल हिंदी में लिखना होता है। इसलिए सबसे जरूरी है, समझिए कि 50 से 60 अंक आपका यहीं से प्रश्न आ गया, तो सबसे जरूरी है कि पहले हिंदी अर्थ समझना था। इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद आपके संस्कृत व्याकरण की शुरुआत होगा। तो इस क्रम में हम लोग आपके चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू किए हैं। 3 चैप्टर तक का क्लासेज आपका हो चुका है। चलिए अगले चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी अर्थ समझते हैं, क्योंकि हिंदी अर्थ से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो बुक है, अगर आपके पास बुक होगा तो इस बुक को निकाल कर आप रख सकते हैं। पीछे का कोई भी क्लास छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा। और ऐसे डेली शाम में 7 PM पे नया क्लास आपके लिए अपडेट होता है। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली शाम में 7 PM पे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर 1 से 3 तक चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज काफी महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। चतुर्थ पाठ मतलब चौथा चैप्टर, संस्कृत साहित्य लेखिका। इससे प्रश्न नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण पाठ यही है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं। अलस कथा एक छोटा सा कथा था, मंगलम में 5 श्लोक थे, बट इसमें काफी ज्यादा संस्कृत लेखिकाओं के बारे में चर्चा है, इसलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें है संस्कृत साहित्य लेखिका। देखिए, लेखिका है, लेखक नहीं, लेखिका मतलब संस्कृत साहित्य लिखने में जिन जिन लेखिकाओं का, कवित्रियों का योगदान रहा, उनके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस पे कोई ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जो यहाँ पे लिखा है सामंजस्य यानम दानम ज्ञायेत, यहाँ तक आपको आइए अर्थ पे, आपको हिंदी अर्थ पे फोकस रहना है। हिंदी अर्थ से प्रश्न आएंगे। देखिए, यहाँ पे जो पाठ परिचय बुक होगा तो आप निकाल सकते हैं। इसके अर्थ की चर्चा करें तो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है, समाज की गाड़ी पुरुष और नारी 2 चक्कों पर चलती है। ठीक है, कि समाज रूपी जो गाड़ी है, पुरुष और नारी 2 चक्कों पर चलती है, अर्थात कि समाज में पुरुष और नारी का बराबर योगदान है। तो ये प्रश्न पूछे कि समाज रूपी गाड़ी किन 2 चक्कों पर चलती है, तो पुरुष और नारी नामक 2 चक्कों पर, मतलब पुरुष और नारी दोनों लोगों का समान रूप से योगदान है इस समाज रूपी गाड़ी को चलाने में। आगे बताया जा रहा है कि साहित्य में भी दोनों का महत्व है। उसी तरह किसी भी भाषा का साहित्य हो तो उसमें पुरुष साहित्य के रचनाकार का भी महत्व और स्त्री भी, लेखिका या साहित्यकार का भी उतना ही महत्व है। आगे की तरह बताया गया है कि अभी जो है सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है। वर्तमान समय की बात हो रहा है कि अभी जो है सभी, चाहे कोई भी भाषा आप उठाकर देख लें, उसमें स्त्रियां भी उस भाषा के साहित्य की रचना कर रही है और उसमें काफी उनका नाम वगैरह, मतलब यश भी उनको प्राप्त हो रहा है। आगे की तरह बताया गया कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में उनका योगदान थोड़ा बहुत देखा जाता है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा है, जिससे साहित्य को पूर्णता में उनका योगदान जाना जाए। ये बताया जा रहा है कि उसी तरह जिस तरह हर एक भाषा में आप देख रहे हैं, उसी तरह संस्कृत भाषा में भी प्राचीन काल से और अभी तक किन किन संस्कृत साहित्य लेखिकाओं ने योगदान दिया, जिससे कि संस्कृत साहित्य पूर्ण किया जा सका, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये नहीं है यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जिनका जिनका नाम उतना ही संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं हैं, और तमाम लेखिकाएं हैं, लेकिन इसमें जिनका बहुत ज्यादा योगदान है संस्कृत साहित्य में, जो प्राचीन समय से लेकर अभी तक जो भी लेखन में अध्ययनरत है, उन्हीं के बारे में हम लोग सिर्फ जानेंगे। ठीक है, मतलब कि जो जो महत्वपूर्ण है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अपना विशेष योगदान दिया है। तो ये पूरा पाठ परिचय का अर्थ था। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। आपका पाठ यहाँ से शुरुआत हो रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम। ठीक है, और यहां तक। अब देखिए, यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, तो ऑप्शन रहता है विपुलम, मतलब विपुल है, विशाल है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न आएगा। आइए अर्थ पे फोकस रहेंगे। बताया गया है कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने संवर्धित किया है। वैदिक काल से लेकर अब तक शास्त्रों और काव्य की रचनाएं और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष दत्त चित्र रहे, उसी प्रकार नारियां भी सावधान पाई जाती है। मतलब बताया जा रहा है कि विशाल जो हमारा संस्कृत साहित्य है, इसमें जितना योगदान शुरू से पुरुषों का रहा है, उतना ही ज्यादा योगदान स्त्रियों का भी रहा है, जो आगे हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं। अब आगे की तरफ बताया जा रहा है कि वैदिक युग में केवल ऋषि ही मंत्र दृष्टा नहीं, अपितु ऋषिकाएं भी है। मतलब वैदिक युग में सिर्फ ऋषि ही मंत्र के जानकार नहीं थे, मंत्र पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि ऋषिकाएं, मतलब समझिए ऋषिकाओं का जिक्र कहां से मिल रहा है, वैदिक काल से ही मिलना शुरू हो गया है। आगे की तरफ बताया गया है
कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दंशनवती कही गई है। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे या एग्जाम में आप सम्मिलित हो ही रहे, हर मंथ एग्जाम हो रहा है, देखिएगा यहाँ से कितना प्रश्न आता है। ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 24 रट जाएंगे 24। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है, 5। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा। और ये 5 ऋषिकाएं कौन है अथर्ववेद की, तो इनका नाम है यामी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वांगम, भृणी इत्यादि। माने इसमें से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे लेखिकाओं का नाम दिया गया है। तो ये 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। एक तो पहला एक कि संस्कृत साहित्य कैसा है, विशाल है। ऋग्वेद में कितने संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का उल्लेख है, 5 और 24 और अथर्ववेद में कितना है, 5। आगे बढ़ते हैं, बुक होगा तो यहाँ से निकाल कर मिलाइएगा। यहाँ से यहाँ तक जो आपका पैराग्राफ है उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि बृहदरण्य उपनिषद में, जो बृहदरण्य उपनिषद है, उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। उपनिषद क्या है, तो मंगलम पाठ में पूरा हम लोग डिटेल में पढ़े थे, क्योंकि मंगलम पाठ के 5 श्लोक उपनिषद से ही लिया गया था। तो उसी 108 में एक उपनिषद है बृहदरण्य उपनिषद, उसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी। अब देखिए याज्ञवल्क्य के बारे में किस उपनिषद में जानकारी मिलता है, ये प्रश्न कोई आपसे पूछे तो क्या जवाब होगा, बृहदारण्य उपनिषद में। और बृहदारण्य उपनिषद में किनके बारे में चर्चा है, तो मैत्रेयी के बारे में। मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी। क्लियर है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी था। तो ये तमाम प्रश्न यहां से बनेंगे। जो मैत्रेयी थी वो भी दार्शनिक विद्याओं में उनका रुचि था। आगे की तरफ बताया जा रहा है, जिसे याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व अर्थात दर्शन की शिक्षा देते थे। अब याज्ञवल्क्य ऋषि अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व अर्थात की दर्शन की शिक्षा दिए थे। अब यहाँ पे आपको ये प्रश्न बन सकता है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि बृहदारण्य उपनिषद में किसके बारे में चर्चा है, किस संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में, तो मैत्रेयी के बारे में। मैत्रेयी कौन थी, तो प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी मैत्रेयी। और मैत्रेयी को किसमें रुचि था, तो दर्शन संबंधी ज्ञान प्राप्त करने में उनको रुचि था। और याज्ञवल्क्य ऋषि खुद अपने पत्नी मैत्रेयी को किसका शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व के दर्शन शास्त्र का शिक्षा देते थे। पूछता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि जो है अपने पत्नी मैत्रेयी को किसका शिक्षा देते, तो आत्म तत्व। क्लियर हो गया, यहां तक से सभी प्रश्न आएंगे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वचनक्वी रहती थी। जनक जो रामायण में जनक का आप समझ रहे हैं, जनक जो सीता के पिता थे, तो सीता जी के जो पिता थे महाराज जनक, तो उनके भी दरबार में, ठीक है, उनके भी दरबार में एक गार्गी नाम की कुशल जो है वक्ता रहती थी। ठीक है, तो रामायण में किस संस्कृत साहित्य लेखिका का जिक्र है, गार्गी का। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत का अनुसरण और असली परंपरा का सुलभ वर्णन उपलब्ध है। मतलब समझिए, वैदिक काल में भी ऋषिकाओं का उल्लेख है वेद वगैरह में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में। फिर उपनिषद में, वेद के बाद उपनिषद की रचना हो तो उपनिषद में भी जिक्र है। रामायण में भी गार्गी मिल गई, ठीक है, जनक के सभा में। महाभारत काल में भी बहुत सारे लेखिकाओं का योगदान था। चलिए आगे बताया गया है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपके बुक में जो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ है, इसका यहाँ पे जो यहाँ तक पैराग्राफ है श्लोक वगैरह का, इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के करीब 150 स्फुट पंथ जहां तहां मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करें तो उसमें 40 कवित्रियों के करीब 150 पद मिलते हैं। ये प्रश्न पूछा गया लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का पद है, तो 40। कितने पद है, 150 पद मिलते हैं। उनमें विजयांका प्रथम कल्पा है। सबसे प्रथम कल्पा कौन है उसमें से, तो विजयांका। याद रखेंगे सभी प्रश्न, इसीलिए मैं बोला कि इस चैप्टर से खूब प्रश्न पूछा जाता है। वह श्याम वर्ण की थी, इस पद से स्पष्ट होता है। विजयांका कैसी थी, तो सांवली थी, मतलब श्याम वर्ण की थी। अब यहां से यहां तक जो श्लोक है, इसका यहाँ पे अर्थ है कि इस श्लोक में कवित्री विजयांका ने बड़े गर्व से अपने रूप माधुर्य को उद्घोषित कर दंडी की कथन सर्व शुक्ला सरस्वती को गलत कही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, मतलब अब देखिए, अब यहाँ से इस श्लोक से देखिए कितना प्रश्न है कि विजयांका जो है अपने बारे में, जो दंडी थे उनको, विजयांका को क्या बोलते थे, सर्व शुक्ला सरस्वती। अब ये प्रश्न पूछता है कि विजयांका किस कल्प की थी संस्कृत साहित्य लेखिका, तो प्रथम कल्प की। विजयांका किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी। ये तमाम प्रश्न रटते चलिएगा क्लास में ही। फिर प्रश्न पूछता है कि किसको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया, किसको कहा गया है, तो विजयांका को। और किसने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है, तो दंडी ने। ये 2 प्रश्न हमेशा आता है, तो इसमें ध्यान रखना है कथन पे कि किसने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है, तो दंडी ने कहा है। किसको कहा है, विजयांका को कहा है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे देखिएगा आगे जो आपके बुक में होगा, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपका पैराग्राफ है उसके अर्थ को आइए समझते हैं। बताया जा रहा है
कि उसका समय अष्टम शतक अनुमानतक कहा जाता है। विजयांका का जो समय था वो कब का था? अष्टम शतक था, 8वीं शताब्दी का समय माना जाता है। चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। बताया जा रहा है कि जो चालुक्य वंश का जब हमारे देश में स्थापना हुआ, ये चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, उन्हीं की रानी थी। चंद्रादित्य राजा की रानी का नाम क्या था? कोई पूछेगा तो आप यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहाँ से यही प्रश्न बनेगा तो याद रखेंगे विजय भट्टारिका। तो काफी लोग मानते हैं कि चंद्रादित्य राजा की जो रानी थी विजय भट्टारिका वही विजयांका है, ऐसा मान्यता है। कोई भी प्रूफ वगैरह ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी प्रमाण साक्ष्य नहीं है, ठीक है। अब आगे की तरफ बताया जा रहा है, किंतु शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत साहित्य लेखिका कवित्रियां अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण भारत की निम्न में से कौन संस्कृत साहित्य लेखिका है, या सब्जेक्टिव में पूछता है 2 अंक में कि दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य लेखिका का नाम लिखिए, तो यही सब नाम आपको याद रखना है। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये सब दक्षिण भारत की संस्कृत साहित्य लेखिकाएं थी। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब आप में जो है यहाँ से विजयनगर काल से लेकर यहाँ तक जो आपका है पैराग्राफ, उसके अर्थ को ध्यान से समझिएगा। मैं बोला यहाँ से लाइन बाय लाइन प्रश्न बनता है, इसलिए मैं पहले पूरा चैप्टर का हिंदी अर्थ आपको पढ़ा दे रहा हूँ, उसका कि कोई भी प्रश्न देखिए, जब पूरा कोई विद्यार्थी हिंदी अर्थ देख लेगा ना, तो आप देखिएगा मॉडल पेपर का हम लोग क्लास लाएंगे, फिर आप चाहे क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा, आपको खुद पता चलेगा काफी आसान हो गया संस्कृत। आप एग्जाम में बैठेंगे वो खुद आपको ये रियलाइज होगा। तो ये जरूरी है समझना, काफी महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए इसी से हम लोग शुरू किए हैं। अब यहाँ पे आगे ध्यान देंगे। बताया जा रहा है, विजयनगर राज्य के नरेश लोग संस्कृत भाषा के संरक्षण के प्रयास के लिए विख्यात है। मैंने विजयनगर राजा के, विजयनगर काल में जितने भी विजयनगर राज्य में जितने भी नरेश मतलब राजा लोग हुए, वो लोग संस्कृत साहित्य के संरक्षण करने का प्रयास किए। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां होती थी। राजा लोग जहाँ पे रानियों को रखते थे वहां पे अंतःपुर कहा जाता था, ठीक है। तो वहां पे हर किसी को जाना अलाउ नहीं होता था, तो वहां पे भी अंतःपुर में जो भी रानियां थी उन्होंने भी संस्कृत साहित्य के रचना में अपना योगदान दिया। क्या किसके अंतःपुर में? तो विजयनगर राज्य के राजाओं के। कंपन राय की 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी मथुरा विजयम नाम का महाकाव्य अपने स्वामी मदुरई विजय घाटना के आश्रय लेकर रचना की थी। देखिए यहाँ पे लिखा गया मधुरा विजयम, ठीक है, मथुरा विजयम नाम है इस काव्य का, मधुरा विजयम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कंपन राय राजा पूछेगा, कंपन राय राजा का शासनकाल कब का था? तो 14वीं शताब्दी में था। कंपन राय राजा की रानी थी गंगा देवी और उसने मधुरा विजयम नाम के महाकाव्य की रचना की। पूछेगा कि मधुरा विजयम नाम की मधुरा विजयम नाम के महाकाव्य की रचना किसने किया था? तो गंगा देवी ने। किस घटना में? तो जब उनके स्वामी जो थे, मतलब उनके जो पति थे कंपन राय राजा, वो जब मदुरई पर विजय करके जब अपने जब मदुरई पर जब विजय किए थे, उसी विजय की घटना का उन्होंने जिक्र किया है मधुरा विजयम में। आगे बताया जा रहा है कि इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हृदय वर्जक है। किस पुस्तक में अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है? तो आपका मधुरा विजयम नामक महाकाव्य में, जो कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा लिखा गया था। उसी राज्य में, मतलब किस राज्य में? विजयनगर राज्य में ही 16वीं, तो 14वीं शताब्दी की बात हुआ, आगे 16वीं शताब्दी में के शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलम्बा वरदाम्बिका पारी ने नाम की चंपू काव्य की रचना की। अब इसी में अच्युत राय की पूछेगा राजा की पत्नी का नाम क्या था? तिरुमलम्बा। उन्होंने किस चंपू काव्य की रचना किया था? वरदाम्बिका पारी ने। चंपू काव्य क्या होता है? छोटा छोटा कहानी रहता है संस्कृत में। आगे बताया जा रहा है, इसमें संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावलियां ललित पद विन्यास से बहुत सुंदर है। मतलब उस पुस्तक की बात हो रहा है किसका? तो आपके वरदाम्बिका पारिनीय पुस्तक का। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अत्यंत लंबी पदावलियां नहीं प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपके बुक में आधुनिक काल की बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग वैदिक काल से शुरू किए, अब आधुनिक काल पे पहुंच चुके हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 इनका मतलब कि रचना काल रहा है। तो आधुनिक काल की कवित्री का नाम पूछे तो कौन थी? पंडिता क्षमाराव। इनका लेखन का काल कब रहा? 1890 से 1953। नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। पूछता है कि आधुनिक संस्कृत कविताओं में कौन विदुषी प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमाराव। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित, जो महान विद्वान थे, उनके जीवन चरित्र शंकर रचितम की रचना की। अब ये पूछता है कि पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग। और वो किस भाषा के विद्वान थे? तो वो भी संस्कृत भाषा के विद्वान थे। और जो पंडिता क्षमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? तो शंकर चरितम में। और शंकर चरितम में किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में चर्चा है? तो उनके पिता पांडुरंग के बारे में।
गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गधों के पद का ग्रंथ की रचना की। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, पे प्रश्न पूछ दे कि जो आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध कवित्री थी पंडिता क्षमारा, उनके कुछ पुस्तक का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं शंकर चरितम, जिन्होंने अपने पिता पांडुरंग के बारे में उन्होंने बताया है। फिर गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा, मीरा लहरी उन्होंने लिखा, कथा मुक्तावली उनकी रचना है, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सभी उनकी रचनाएं। वर्तमान काल में लेखन में रत कवित्रियों में, मतलब इस समय कौन कौन संस्कृत साहित्य में कवित्रियां लेखन का कार्य कर रही है, तो उनका नाम दिया जा रहा है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलोकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इन दिनों संस्कृत साहित्य की प्रतिपूर्ति कर रही है। तो अगर वर्तमान संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का नाम पूछे तो पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला, मिथिलेश कुमारी मिश्र, आप पूरा ये लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका पूरा हम लोगों ने देखा कि तरह समाज रूपी गाड़ी को चलाने में पुरुष और नारी नामक दो पहियों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उसी तरह हर एक भाषा के साहित्य के संवर्धन में न कि सिर्फ पुरुष बल्कि उसी तरह स्त्रियों को भी जब अवसर मिला तो स्त्रियां भी उनके संवर्धन का प्रयास की। जैसा कि हमने संस्कृत साहित्य में देखा कि संस्कृत साहित्य में वैदिक काल से लेकर अभी तक संस्कृत साहित्य लेखन में जिस प्रकार पुरुष का योगदान रहा है उसी प्रकार महिलाओं का भी योगदान रहा है। जैसे ऋग्वेद में देखिए 24, अथर्ववेद में 5, वेद में भी इन मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। फिर उपनिषद काल में हमने देखा, उपनिषद काल में जो है आपके याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी आत्म तत्व की शिक्षा ग्रहण कर रही थी। हमने 16वीं शताब्दी में देखा, 14वीं शताब्दी में देखा, और यहाँ पे आधुनिक काल तक हम लोगों ने समझा कि संस्कृत साहित्य में किस प्रकार लेखिकाओं का योगदान है। इस प्रकार ये पूरा आपका पाठ समाप्त होता है। आगे यहाँ पे देखिएगा शब्दार्थ होगा, इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। आधुना का अर्थ आपसे कोई पूछे तो इस समय होता है। उभयो का मतलब दोनों का, लभंते का मतलब प्राप्त करते हैं, तत्परः का मतलब उत्सुक रहते हैं, ज्ञाते का अर्थ पूछ ले तो ज्ञात होता है, विपुलम का मतलब अत्यधिक, संवर्धितम मतलब बढ़ाया गया, ठीक है, संवर्धित करने मतलब बढ़ा रहे हैं उसको आगे, आरभ्य मतलब प्रारंभ करना, और वैदिक मतलब वेद के काल से, ठीक है, वैदिक युग का मतलब क्या होता है, वेद के काल से। आगे आपके बुक में सब चीज दिया होगा कि उल्लेखित किया जाता है निर्देशांते मतलब स्फुट रूपेण मतलब स्पष्ट रूप से, इतस्तः मतलब इधर उधर, परिधेयु मतलब बेकार, प्रोक्ता मतलब कही गई, अनुमीयते मतलब अनुमान किया जाता है, प्रभृतियः मतलब आदि, विदेतमेव मतलब ज्ञात ही है, और चयत मतलब रचना की, और पुर्यंती का अर्थ पूछे तो पूर्ण करते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे संस्कृत आपका मतलब कि संधि विषय दिया गया बुक से, ये जरूर देख लीजिएगा, आपके बुक में सभी होगा अंत में। आगे यहाँ पे देखिए फिर समास है, समास से खूब प्रश्न आता है, पूछ देगा संस्कृत साहित्य कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। प्राचीन कलात कौन समास है, क्रमधार्य है, और समास विग्रह पूछेगा तो ये आपको बताना होगा। वैदिक युगे क्रमधार्य समास है। आत्म तत्वम तो षष्ठी तत्पुरुष, और पूछे समास विग्रह तो आत्मनः तत्वम। स्वाभिमान का क्या होगा तो तत्पुरुष समास है। जीवन चरितम ये भी तत्पुरुष है, और स्वपितु क्या ये भी तत्पुरुष है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे देखिए ये सब, नीलो उत्पलम कौन सा समास है, ये तो कई बार पूछा गया ये प्रश्न, तो एक कर्मधारय समास है। शस्त्रार्थ कुशला तत्पुरुष समास है। साहित्यद पूर्ण तत्पुरुष है। संस्कृत लेखिका तत्पुरुष समास है। विजयनगर राज्य ये आपका ये भी तत्पुरुष है। संस्कृत रचना कुशला ये भी तत्पुरुष समास है। गांधी दर्शन ये भी तत्पुरुष है क्योंकि इसका उत्तर पद प्रधान है। और आगे आप में कुछ यहाँ पे प्रश्न मिलेगा संस्कृत बुक में, तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे जब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे तो उसमें सीख लेंगे, क्योंकि इस रूप में आप प्रश्न नहीं आता है, हिंदी अर्थ में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी चैप्टर आपका खत्म हुआ। अगले चैप्टर का क्लास फिर आपका डेली में बोला हूँ कि शाम में 7 PM पे क्लास अपडेट होता है, और हर एक क्लास का लिंक और आपके हर एक एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो भी ऐप यूज करते होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप चैनल वगैरह कहीं पे भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम स्पेलिंग लिखा हुआ है, टाइप करके सर्च कीजिएगा, सोशल मीडिया हैंडल ओपन हो जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है तो वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। वहां पे आपको हर एक अपडेट आपके लिए सेंड किया जाता है। फिर कल 7 PM पे क्लास चलेगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, इन सभी क्लासों का रिविजन करते रहिए। पीछे का कोई भी क्लास छूटा है तो आपके स्क्रीन पे पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।